यूनिफॉर्म फील्ड, बट इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि टॉर्क यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा, कैसे निकलेगा, क्या कैलकुलेट होगा, उससे पहले मैं चाहता हूं आपको कि क्लास 11 की छोटी सी बात आपको याद दिलाऊं। कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स आपने 11th में सुना होगा। कपल ऑफ फोर्स क्या होता है और टॉर्क, कपल ऑफ फोर्स क्या होता है और टॉर्क कैसे निकालते हैं ड्यू टू द कपल ऑफ फोर्स, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इस बात को जरा सा मैं याद दिला देता हूं। ऑल्दो इट इज द कॉन्सेप्ट व्हिच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11, बट बिकॉज वी विल यूज दिस हियर इन टॉर्क ड्यू टू द डाइपोल, ठीक है, टॉर्क ऑन द डाइपोल वाले सेक्शन में वी विल यूज दिस कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेटेड टू क्लास 11, दैट इज वाई एक बार हम उसको याद कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से एक रिकैप, एक रिवाइज कर लेते हैं हम उसको, उसके बाद हम उससे आगे की बात करते हैं, ठीक है सर? यस सर। यस सर। चलिए सर, तो आपने क्लास 11 में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसका नाम है कपल ऑफ फोर्स, इफ यू रिमेम्बर। तो अगर किसी को याद नहीं भी है तो याद आ जाएगा अभी। कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स का बेसिक मतलब होता है कि अगर किसी भी बॉडी पे इफ यू अप्लाई फोर्सेस ऑन दैट बॉडी, ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन दैट बॉडी, मतलब मान लो कि ये एक फोर्स लगा दिया हमने यहाँ से और एक फोर्स हम और लगाएंगे इस बॉडी पर, ठीक है, एक फोर्स और हम लगाएंगे इस बॉडी पर, एक मिनट, ये एक फोर्स लगा दिया हमने, उसके बाद फिर हम एक और फोर्स लगा देते हैं इस बॉडी पर, लेट्स से दिस इज अनदर फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन दिस बॉडी, ठीक है, ये दो फोर्सेस हैं जो इस बॉडी पे लग रहे हैं और ये दोनों फोर्सेस आर इक्वल, these two forces are equal, let's say, and opposite, and their line of actions are different. line of action का क्या मतलब होता है? एक imaginary line आप consider कर लीजिए along the force, तो ऐसी कोई भी imaginary line और hypothetical line taken along the force is basically called as line of action of that force. तो यहाँ पर आप दोनों फोर्सेस को देखें तो दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर आल्सो डिफरेंट। तो इस केस में व्हाट हैपेंस, द नेट फोर्स ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज दोनों फोर्सेस इक्वल है, ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स तो जीरो ही आएगा। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो, बट इस केस में टॉर्क लगेगा बॉडी पर, द नेट टॉर्क विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, देयर विल बी अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, ठीक है। अब देखो इस बात को ऑब्जर्व करना, जो मैं ये कोशिश कर रहा हूं आपको दिखाने की, इसको ऑब्जर्व करना। ये समझ लो, दिस थंब दैट वी हैव केप्ट हियर विल बी पुलिंग दिस पेंसिल in the downward direction, and let's say कि this thumb which is here that would be pulling this pencil upward. तो देखो ये वाला अगर पेंसिल, ये वाला थंब अगर पेंसिल को नीचे पुल कर रहा है और ये वाला थंब पेंसिल को ऊपर पुल कर रहा है, तो ऑब्वियसली these two forces will be opposite first of all. और मान लो कि इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, मान लो कि फॉर इंस्टेंस कि अगर मान लो कि दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, तो देखो व्हाट विल हैपन टू दिस पेंसिल, जस्ट लुक एट इट। ये देखिए, ये सर ये चल नहीं रहा, अगर आप देखो तो ये घूम रहा है। ये अगर ऐसा करें तो ये घूमता हुआ दिखाई देगा आपको ना, कि मतलब अगर आप एक फोर्स नीचे लगा रहे हो दूसरा फोर्स ऊपर लगा रहे हो, तो इट विल रोटेट बट इट विल नॉट ट्रांसलेट। And why will it not translate? Because the net force acting on it will be equal to zero, so it will not translate, but it will have torque. Video off नहीं है, video is on. मैं दिखाई दे रहा हूँ सबको? Because from my side video is on. यस सर, दिखाई दे रहा है। Tisha, there must be some problem at your side. Please उसको देख लो, because मेरा वीडियो ऑन है और बाकी और भी बच्चों को मैं दिखाई दे रहा हूँ। Anyways, तो ये टॉर्क है सर। तो इस केस में ये जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? तो इस टॉर्क की वैल्यू को लिखने का तरीका समझे आप लोग पहले, कि अगर मान लो ये दोनों फोर्सेस के बीच का ये डिस्टेंस है, रिमेंबर दिस डिस्टेंस इज अ डिस्टेंस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द फोर्सेस। मतलब ये ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा कोई भी उलझुल फोर्स मतलब डिस्टेंस मेजर कर लोगे आप, आपको वो डिस्टेंस कंसीडर करना है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द फोर्सेस, ठीक है। और ये अगर डिस्टेंस दोनों फोर्सेस से परपेंडिकुलर है, तो इस केस में हम टॉर्क ड्यू टू दिस कपल ऑफ फोर्स लिखते हैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। इसका मतलब पहला पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट्स वन बाय वन मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिए आप। सबसे पहली बात, कपल ऑफ फोर्स का बेसिक मतलब क्या है? तो कपल ऑफ फोर्स का मतलब है कि ऐसा दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ठीक है, which acts on a body with different line of action, so that will said to be form a couple.
और उस कपल के कारण ड्यू टू दैट कपल बॉडी विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क एंड दैट टॉर्क विल बी गिवन एज एनी वन ऑफ द फोर्स, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स into the perpendicular distance between the two forces. Clear है? This is the formula for the torque. एक छोटी सी बात और सिखा के उसके बाद फिर हम वापस टॉपिक पे आते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको और सिखाना चाहूंगा यहाँ पर। मान लो बेटा अगर टॉर्क के लिए लेटेस्ट से इफ आई टेक दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको यहाँ भी नहीं समझ में प्लीज पूछेगा, आपको शायद पता होगा व्हाट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन का बेसिक मतलब आपको याद होगा कि जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट करती है, मतलब अगर if this pencil rotates about this axis, so this will be called as axis of rotation. If it rotates about the axis at the end, so this will be considered as axis of rotation. ठीक है? तो ये टॉर्क के केस में कोई ना कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन हम डिफाइन करते हैं एंड वी कंसीडर द टॉर्क अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मान लो इफ आई टेक द एक्सिस ऑफ रोटेशन एट एग्जैक्टली एट द मिडिल पॉइंट सच दैट कि मान लो ये वाली डिस्टेंस इज d/2 और ये वाली डिस्टेंस भी बच्चों d/2। मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने सेंटर पे मान लिया, और तो ऑब्वियसली सेंटर पे मान लूंगा तो दोनों डिस्टेंसेस विल बिकम d/2। अगर आप टॉर्क देखोगे तो ये वाला जो फोर्स है, कोई मुझे बता सकता है ये वाला फोर्स इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड टू रोटेट दिस बॉडी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? विच डायरेक्शन डू यू थिंक दिस विल टेंड टू रोटेट इट? Anti-clockwise. Very good, Anti-clockwise. very good. This will tend to rotate this way, and how this force will tend to rotate the body? So obviously this will also tend to rotate in anti-clockwise direction. देखो अगर मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, देखो इस पे ऊपर की तरफ, तो ये देखो ऐसे रोटेट हुआ ना, ठीक है? और इस पे अगर मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, देखना नीचे की तरफ खींचूंगा इसको, तो ये ऐसे रोटेट हुआ ना। इन बोथ द सिचुएशन इज गोइंग, इट इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब है दोनों टॉर्क की डायरेक्शन सेम है, द डायरेक्शन ऑफ बोथ द टॉर्क्स आर सेम। तो यहाँ पर अगर आप नेट टॉर्क लिखेंगे तो नेट टॉर्क इस वाले का अगर हम टॉर्क लिखें इस वाले फोर्स का, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट d/2 मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस ऑफ f d/2 एंड द टॉर्क वुड कम आउट टू बी इक्वल टू fd अगर दोनों को ऐड करोगे तो। और यही फॉर्मूले में आपको लिखा गया है कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो सर जब फॉर्मूला पता ही था तो फिर आपने ये करा क्यों? 11 तो हम पढ़ नहीं रहे। मैं इसमें एक चीज समझाना चाहता हूँ इसलिए मैंने ये कराया है। लास्ट पॉइंट आप मेरा सुन लें, उसके बाद फिर हम वापस टॉपिक पे आते हैं। देखिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस टॉर्क अबाउट द सेंटर, अगर मैं यही टॉर्क किसी एक एंड के अबाउट ले लूं, ये वाला टॉर्क इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट अबाउट द सेंटर, अगर मैं ये टॉर्क इस एंड के अबाउट ले लूं, यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन मान, ये फोर्स F है, ये फोर्स भी F है, ये वाला सेपरेशन D है। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज द टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट आई हैव टेकन हियर? 0. Very good. Only Amna remembers everything. Obviously this force will be 0 because this force का distance axis of rotation से 0 है। मतलब जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहीं से फोर्स पास हो रहा है। तो अगर जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन हो फोर्स भी उसी पे हो तो उस केस में टॉर्क 0 होगा। तो अगर आप इसका टॉर्क लिखेंगे तो 0, और इस वाले फोर्स का अगर टॉर्क लिखेंगे तो ये फोर्स है और यहाँ से ये डिस्टेंस है, तो ये लिखा जाएगा F इंटू डी। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई FD। सर जब हमने सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखा तब भी FD आया, जब हमने इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखा तब भी FD आया। इससे मैं बताना क्या चाह रहा था? मैं बताना ये चाह रहा था कि whenever you take the torque due to the couple of force, the torque about any axis of rotation will always be same। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आप टॉर्क लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इफ यू विल टेक द टॉर्क, तो टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन इज ऑलवेज सेम। मतलब टॉर्क कब? जब कपल ऑफ फोर्स लग रहा हो, मतलब अगर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हो बॉडी पर, तो उस दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का टॉर्क हमेशा बॉडी पर इक्वल होगा अबाउट एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन। बस ये मुझे समझाना था। तो इसलिए बेटा जब कपल लगता है ना, कपल ऑफ फोर्स जब लगता है तो उस केस में हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती कि किस एक्सिस के अबाउट ये टॉर्क है। आप कोई सा भी एक्सिस ले लें, टॉर्क की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो चलिए सर, विथ ऑल दिस नॉलेज, now we are going to study about the torque acting on a dipole in uniform field.
अब उसको आप लोग अच्छे से समझिएगा, जहां जिसको नहीं समझ में आए प्लीज मुझसे पूछेगा वो बच्चा। देखिए ये मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेट अस ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये मान लीजिए कि ये एक लाइन, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ वैसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये सब आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि ये जो मैं फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ इट रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है बेटा बच्चों मेरे लाल? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का क्या मतलब? कांस्टेंट या वेरिएबल? कैसी फील्ड है ये? कांस्टेंट। कांस्टेंट। यूनिफॉर्म का मतलब भाई सीधी सी बात है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम ऐसे, और ऐसे क्यों करते हैं वो इसके बाद वाले सेक्शन में आपको समझ में आएगा जब हम लोग डिस्कशन करेंगे इस पर। तो वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब आपको ये बात समझ में आएगी। अभी तो ये मान लीजिए कि आप ये यूनिफॉर्म फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर हमने एक डाइपोल ऐसे रख दिया है, वी हैव प्लेस्ड अ डाइपोल दिस वे, ठीक है, इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। अब देखो अगर हमने डाइपोल रखा है तो इस डाइपोल पे क्या होगा, यहाँ पर एक चार्ज होगा इस डाइपोल पर, ठीक है, ये चार्ज एक यहाँ पर होगा, दूसरा चार्ज यहाँ पर होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे बच्चों, ठीक है। एंड लेट अस अज्यूम कि दिस इज द एंगल दैट द डाइपोल मोमेंट मेक्स विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा मैं फिर से लिख देता हूं पहले ही कि थीटा इज एंगल बिटवीन P that is the dipole moment and electric field, ठीक है। और ये डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है, दैट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज दिस वे। ये जो आपका डाइपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगा। सर इधर ही क्यों ले लिया अभी आपने, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा सर दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है बिटवीन द टू चार्ज, डाइपोल के केस में जनरली हम लोग वो डिस्टेंस 2a लेते हैं, तो ये हमने 2a ले लिया ये डिस्टेंस। आपको दिखना चाहिए, अगर नहीं दिखे तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये वाला जो डिस्टेंस मैंने दिखाया ये 2a है। आई होप ये सबको विजिबल है ऑन द स्क्रीन, ठीक है। अब देखो, अब द मोमेंट यू प्लेस अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड व्हाट विल हैपन, कोई मुझे बता सकता है? कि डाइपोल रखा मतलब यू हैव केप्ट दिस अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तब मुझे बताइए कि आपको नहीं लगता कि पॉजिटिव चार्ज पे भी फोर्स लगेगा एंड नेगेटिव चार्ज पे भी लगेगा? Yes, sir, लगेगा. व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज, जिससे मैं पूछूंगा अब प्लीज वही बताए। जवेरिया प्लीज स्पीक अप, पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी बेटा? जवेरिया, पॉजिटिव चार्ज पे व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताओ जवेरिया पॉजिटिव चार्ज पे। अवे, अवे का कोई मतलब तो वैसे समझ नहीं आएगा यहाँ पर। चलिए आपके अवे को मैं मान लेता हूँ, अवे का कोई बेसिक मतलब नहीं है ना यहाँ पर। पॉजिटिव चार्ज पे मैं फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में नहीं पूछ रहा। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा ये पूछ रहा हूँ। इनसिया, कैन यू गिव अ वैलिड आंसर टू दिस? इनसिया, व्हाट हैपेंड? यस सर। इसका आंसर बता सकती हैं आप कि व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज? सर अपवर्ड। अपवर्ड। अनुष्का, व्हाट्स योर आंसर? हाँ Sir, F parallel to सर टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस यू आर राइट बेटा। भाई बाकी लोग भी ध्यान से सुन लें। If you will keep the positive charge in the electric field, it experiences the force in the direction of electric field. And if you keep negative charge in the electric field, it experiences the force in a direction opposite to electric field. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है।
तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, इधर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स? तो फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेगेटिव पे जो फोर्स लगेगा दैट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स? द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज इक्वल टू Q into E अगेन। मैंने आपसे बोल दिया कि चार्ज नेगेटिव है तो उससे मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है, मैग्नीट्यूड तो QE ही होगा, बिकॉज चार्ज इज नेगेटिव, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज पे जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है इट इज इनसाइड, इट इज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स की डायरेक्शन है दैट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको ये ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों फोर्सेस, आपको ये दिख रहा है कि बोथ ऑफ दीज टू फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस आपको दिखाई दे रहा होगा कि दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, these forces are opposite, and their line of action are different. मतलब they are not acting at the same line, rather they are acting along the different two different lines. तो फोर्स इक्वल भी है, ऑपोजिट भी है, और उनके लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है? तो लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा सर? इस केस में अगर मैं इस पे टॉर्क लिखूं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बताया है? फोर्स, कोई सा भी एक फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। शिप्रा, शिप्रा, ये जो आपके Yes, दो ये जो डिस्टेंस है 2a, इज इट परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दिस फोर्सेस? मतलब no, ऐसे समझ sir. लो कि ये जो लेंथ ऑफ द डाइपोल है, वेरी गुड, लेंथ ऑफ द डाइपोल इज नॉट परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द फोर्सेस, राइट? तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? इसलिए हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस वील हैव टू फाइंड इट आउट। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ से आप एक पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। अब ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए तो ये इससे भी ये परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर हो गया। मैं इसको अलग भी दिखा देता हूँ ताकि हर बच्चे को ये बात समझ आ जाए कि सर ये 2a है, ये एंगल थीटा है, एंड दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अनडाउटेडली व्हाट विल इट बी? तो इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस को sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस लिख सकते हैं आप। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू हो गई 2a मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा। आई होप सबको क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. किसी के मन में ऐसा तो नहीं है कि सर ये वाला तो ये एंगल थीटा था, आपने यहाँ कैसे थीटा ले लिया? अगर ये भी किसी के मन में है तो मैं बता सकता हूँ, उसका जवाब दे सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब है मन में अगर कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज पूछिएगा, मैं हर चीज का जवाब बताऊंगा। सर अगर किसी के मन में है और कोई पूछना नहीं चाह रहा हो तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूं कि स्ट्रेट लाइन को आप कहीं से भी कट करें, एंगल विल ऑलवेज बी सेम। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा ही होगा। ये स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है। खैर, तो नाउ वी आर इन पोजीशन टू राइट द टॉर्क। टॉर्क, अगर हम टॉर्क लिखें अब तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? टॉर्क की वैल्यू होगी फोर्स विच इज Q मल्टीप्लाइड बाई E इनटू द सेपरेशन बिटवीन द टू फोर्सेस दैट इज 2a sin थीटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने लेना है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Q मल्टीप्लाइड बाई, थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो Q इंटू 2a। यहाँ देखिए इस बात को समझेंगे सारे के सारे, 2a इंटू E sin थीटा ऐसे लिख दूं तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं है। हु विल टेल मी व्हाट इज Q इंटू 2a? P. Dipole. वेरी गुड, डाइपोल मोमेंट। So torque will be equal to P into E into sin theta. This is the magnitude of the torque experienced by the dipole placed in uniform field. मतलब अगर आप किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख देंगे तो उस पे लगने वाला जो टॉर्क है दैट टॉर्क विल बी गिवन एज PE sin थीटा। अब प्लीज इसको नोट करें सारे के सारे। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ द टॉर्क।
डन। Yes, sir. तो देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टॉर्क। अब इसमें कुछ और छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, आप सबको ये समझ आ गया होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस थीटा, ये सबको याद रहना चाहिए कि दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है। मैं इरेज कर रहा हूं इसको। अब ध्यान से सुनिए जो मैं आपको सुना रहा हूं। पहली बात, टॉर्क इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और अ वेक्टर क्वांटिटी? व्हाट वुड यू से? Sir, vector quantity. Vector quantity. वेरी गुड, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। और यहां पर आप देखो तो डाइपोल मोमेंट इज आल्सो अ वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर। तो सर जब डाइपोल भी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, तो क्लास 11 फिर से याद कराता हूं मैं आपको। क्लास 11 कि A क्रॉस B दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वाज रिटन एज AB sin थीटा। मतलब अगर दो क्वांटिटी वेक्टर है और उसके प्रोडक्ट में sin थीटा आ रहा हो, तो हमेशा याद रखो कि द प्रोडक्ट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर दो क्वांटिटी वेक्टर है P एंड E, और ये P और E मल्टीप्लाई होकर साथ साथ थीटा sin थीटा भी लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यू हैव टेकन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। इसका दूसरा मतलब कि अगर मैं टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आई कैन सिंपली क्लेम दैट कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वन इज डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड अनदर वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो टॉर्क इज बेसिकली द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म में आप क्या कहेंगे? वेक्टर फॉर्म में आप कहेंगे कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ P एंड E। दूसरी बात सर, दूसरी छोटी छोटी बातें, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और आपका डाइपोल मोमेंट ऐसे रखा हुआ है, सच दैट कि ये डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल मोमेंट है आपका ये वाला डाइपोल मोमेंट P, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मींस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 है। तो अगर सर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड विल अगेन बी इक्वल टू 0। टॉर्क एक्सपीरियंस कितना हो जाएगा? 0। लेकिन सर अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका डाइपोल मोमेंट ऐसे रखा हुआ है, दैट इज P इज प्लेस्ड लाइक दिस, सच दैट कि इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी? PE साइन ऑफ 90, PE टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 90, और साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1। तो टॉर्क इस केस में मैक्सिमम लगेगा एंड दैट वुड बी इक्वल टू PE। तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी व्हेन द एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री। ठीक है, और 0 कब लगेगा? व्हेन द एंगल इज 0। और 180 भी होता तो भी, ठीक है, 180 भी अगर होता, अगर angle, if the angle between the electric field and the dipole moment is 180, then also the torque will be 0। ठीक है, सारी बातें अगर आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आगे बढ़े? Yes, sir. Just a second. ओके, Done, sir. ठीक है। तब देखो एक छोटा सा सवाल करते हैं, फिर उसके बाद मैं नॉन यूनिफॉर्म का एक केस समझाता हूँ आप लोगों को। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम 30 डिग्री के एंगल पे रखते हैं विद रिस्पेक्ट टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं पहले आपको डेटा लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और इस पर टॉर्क कितना लगता है? तो द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 न्यूटन मीटर। और थीटा की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 30 डिग्री, तो यू हैव टू फाइंड आउट द डाइपोल मोमेंट। अब मैं क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ कि व्हेन अ डाइपोल is placed at an angle of 30 degree with electric field, it experiences a torque.
of 9 into 10 to the power minus 26 Newton meter. Find its dipole moment. इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बतानी है, जल्दी से बता दो, सारे कर सकते हैं. You can find the value of dipole moment. Hurry up. (1.8 into 18 into 10 to the power minus 30). आमना आई गेस सिंप्लीफिकेशन में शायद कुछ गलती तो नहीं हुई है. सर 18 into 10 raised to power minus 10 आ रहा है. आई थिंक सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है क्या. चलो किसी और को भी सॉल्व कर लेने दो, देख लेते हैं. सर जी 18 into 10 raised to power minus 10 आ रहा है. ठीक है, किसी और को सॉल्व कर लेने दो, देख लेते हैं बेटा, क्या और किसी का भी यही आ रहा है. एक आंसर आया है मेरे पास 18 into 10 to the minus 30. और कोई बताएगा? कसक, कसक, कैन यू टेल मी द आंसर? कसक, Yes, sir. कैन यू टेल द आंसर फॉर दिस? किया आपने बेटा? पता नहीं, कसक बोल नहीं पा रही है. खैर चलिए, सिंपल सी बात है. टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू पी इंटू साइन थीटा होता है. तो टॉर्क की वैल्यू हम लिख सकते हैं पीई टाइम्स ऑफ साइन थीटा. यही हमारा फॉर्मूला है, हमें थीटा वीटा पता है. तो टॉर्क हमें गिवन है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 26, सॉरी 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 26 इज इक्वल टू पी. पी का मतलब क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, जो हमें निकालना है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी गिवन है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 टू द पावर 4 गिवन है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 टू द पावर 4 गिवन है इनटू साइन ऑफ 30 डिग्री, ये आ जाएगा. तब पी की वैल्यू अगर सर आप माइनस निकाल रहे हैं 30 है, मैंने 26 की जगह 6 ले लिया था. चलो देख लेते हैं. तो 10 टू द पावर 4 और इनटू साइन 30 की वैल्यू कितनी? 1/2. ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, ये साइन 30 की वैल्यू है. ठीक है, तो ये आपका 2, तो 9 2 18, 18 इंटू कितना हो जाएगा? ये 10 टू द पावर ऊपर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर. ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट. कसक, अब समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, मतलब जस्ट यू हैड टू यूज द फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट. आगे बढ़े हैं? बोलो, आप लोग Yes, फिर से sir. शांत हो गए आज. Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे चर्चा करेंगे. तो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, लिखिए डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. 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 अब देखो, अभी जो हमने बात की वो हमने बात की सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा कि द नेट फोर्स ऑन द टॉर्क विल बी इक्वल टू 0. और नेट फोर्स क्यों 0 है? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है. तो आपका जो फोर्स आया है, चाहे पॉजिटिव चार्ज पे या नेगेटिव चार्ज पे, वो दोनों चार्जेस के लिए सेम है, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 हो गया. अब सर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का क्या मतलब? ऐसी फील्ड विच इज नॉट कांस्टेंट, रादर इट इज वेरिंग. ठीक है, वो वेरिएबल फील्ड हो. अब वो वेरिएबल फील्ड को हम इस तरह से दिखाते हैं. नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को हमने ऐसे दिखाया था ना, बाय पैरेलल लाइंस. ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. अगर लाइंस पैरेलल नहीं हो, मतलब लाइन के बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा हो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, कैसे करता है, क्यों करता है, वो अभी हम समझेंगे जब हम ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो अभी तो बस इतना समझ लो कि इट इज नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, और इसमें आपने एक डाइपोल रख दिया. लेट्स से आपने एक डाइपोल रख दिया. दिस डाइपोल हैज अ चार्ज ऑफ -q हियर एंड द चार्ज ऑफ +q हियर, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन डेल्टा x में मान लेता हूं.
अच्छा बेटा, अगर मैं सेपरेशन डेल्टा एक्स ले लूं तो क्या ये डाइपोल रहेगा या नहीं रहेगा? ये सेपरेशन 2a ही लेना चाहिए। नहीं सर, उसमें भी रहेगा। रहेगा भाई, जरूरी नहीं है कि सेपरेशन 2a ही लिखोगे तभी वो डाइपोल होगा। सेपरेशन आप a लिख दो, 2a लिख दो, x लिख दो, इन ऑल द केसेस इट विल रिमेन एज अ डाइपोल as long as the separation is very small, it will be considered as a dipole. अब आप कुछ अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ अज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो अनडाउटेडली इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E तो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो E से ज्यादा होगी या तो कम होगी। इट कैन आइदर बी मोर देन ग्रेटर देन दैट ऑफ E, और इट कैन बी लेस देन दैट ऑफ E, बट इट कैन नॉट बी सेम एज ऑफ E, बिकॉज अगर सेम हो गया तो फिर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड तो रही नहीं वो। तो इसलिए मैंने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया है E, और दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने मान लिया है E प्लस डेल्टा E। अभी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है दैट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे एंड दैट वुड बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय E प्लस ऑफ डेल्टा E, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज पे जो फील्ड है दैट इज E प्लस ऑफ डेल्टा E। और निगेटिव चार्ज पे जब फोर्स आप देखेंगे तो निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा दैट वुड बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय E। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितना होगा? Q मल्टीप्लाइड बाई E। ठीक है, Q इंटू E क्यों होगा नेगेटिव चार्ज पे फोर्स? बिकॉज ये जो नेगेटिव चार्ज है आपका, ये नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, और नेगेटिव चार्ज के पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E, तो इट वुड बी रिटन एज Q। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, व्हाट वुड बी द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल नाउ? F नेट कितना? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द डाइपोल? तो ये बात तो ऐसे ही होगी ना कि अगर आप एक ही बॉडी पर इस तरफ से एक फोर्स लगा रहे हो 15 न्यूटन का, और इस तरफ से एक फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन का, तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी? 5. सर 5. 5। सीधी सी बात। उसी तरह से एक ही डाइपोल पर आप दो एंड पे फोर्स लगा रहे हो, एक तरफ आपने फोर्स लगाया Q इंटू E प्लस ऑफ डेल्टा E, दूसरे एंड पे आपने फोर्स लगाया है QE, एंड बोथ आर द फोर्सेस ऑपोजिट टू ईच अदर। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो F नेट की वैल्यू मेरे बच्चों कितनी आ जाएगी? QE प्लस ऑफ Q टाइम्स ऑफ डेल्टा E माइनस ऑफ QE, and this QE and this QE goes, Q delta E. वेरी गुड। तो F नेट की वैल्यू आ गई Q डेल्टा E। ऐसे इसको भी कह सकता हूं मैं कि दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द डाइपोल, ये कह सकता हूं। बट इसमें थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं, और थोड़ा सा हम बदलाव क्या करते हैं इस बात को देखिए। थोड़ा सा बदलाव, F नेट विल बी इक्वल टू व्हाट? तो F नेट विल बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा E। मान लो मैं इस पूरे टर्म को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई और डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूं। लेट अस से कि मैंने इस पूरे टर्म को डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई और डेल्टा एक्स से मैंने डिवाइड कर दिया, तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं? एफ नेट कैन बी रिटन एज इक्वल टू, कोई मुझे बताएगा Q इंटू डेल्टा एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? P। वेरी गुड भाई। अगर आप दो चार्ज के बीच के सेपरेशन से अगर आप चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डाइपोल मोमेंट है, तो इसको हम कह सकते हैं P मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा E बाय डेल्टा एक्स, ये आप कह सकते हैं नेट फोर्स। ठीक है सर, ये इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ नेट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय DE बाय DX, ऐसे आप फोर्स लिख लेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही हो, if the electric field is not uniform, it is non-uniform, that means its value is not constant, rather its value will change or it is changing, तो उस केस में आप डाइपोल मोमेंट को रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप उस केस में डाइपोल मोमेंट को रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग, तो मैं इसका एक एप्लीकेशन समझाऊंगा। Done sir। ठीक है, अब देखिए
इसका मतलब है कि अगर किसी भी रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है अगर वो पता है, तो आप सिंपली उस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, उसको आप सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डाइपोल मोमेंट से, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। जैसे आप एक क्वेश्चन समझो, मान लो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक इलस्ट्रेशन समझिए सारे बच्चे, ज्यादा इस पे टाइम पास नहीं करेंगे, बट एक समझिए सारे के सारे। सर अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई चार्ज है, लेट दिस चार्ज बी क्यू, और मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर कोई डाइपोल रखा हुआ है। अच्छा, डाइपोल में मैंने आपको कोई डाइपोल में दो चार्जेस नहीं दिखाए, मैंने डायरेक्ट बोला कि ये एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी है, और यहां से इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, ये जो चार्ज रखा हुआ है उसका डिस्टेंस इज आर। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोर्स ऑन डाइपोल ड्यू टू चार्ज क्यू। मतलब ये जो चार्ज क्यू है उसके कारण आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू द चार्ज क्यू। इस चार्ज क्यू के कारण, ड्यू टू दिस चार्ज क्यू, यू हैव टू फाइंड द फोर्स ऑन द डाइपोल। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई है? अब देखिए मुझे एक बात बताइए, आप लोग बहुत प्यारे बच्चे, मुझे एक बात बताइए। देखो मैं पहले याद दिला देता हूं कि कोई भी चार्ज अगर है तो उसके किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट एनी पॉइंट। ठीक है, ये चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। ठीक है, मुझे एक बात ईमानदारी से आप लोग समझाओ कि अगर मैं डाइपोल का ये वाला एंड देखूं और डाइपोल का ये वाला एंड देखूं, तो क्या दोनों एंड इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे हैं क्या? नो सर। ये तो सबको दिख रहा होगा कि ऑब्वियसली बोथ ऑफ दीज एंड्स ऑफ द डाइपोल आर नॉट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज। तो बेटा अगर ये दोनों एंड सेम डिस्टेंस पे नहीं है, तो इस चार्ज का जो फील्ड होगा डाइपोल के इस दोनों एंड पे, वो भी सेम नहीं होगा। करेक्ट है भाई? ये वाला अलग डिस्टेंस पे देखो, ये अलग डिस्टेंस पे है और ये वाला अलग डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज विल बी समथिंग डिफरेंट, बिकॉज चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। डिस्टेंस चेंज करोगे तो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चेंज होगी, हाँ या ना? यस सर। सबको आना चाहिए भाई, सबकी आवाज नहीं आ रही है। इंसिया आज बहुत पता नहीं क्यों शांत है ज्यादा। इंशिया, शिप्रा, टिशा, आप लोग भी बोल लें प्लीज। यस सर। ठीक है, एकदम समझ में आनी चाहिए एक एक बात। तो सर अब मुझे एक बात बताओ, सीधी सी बात, कि अब मुझे ये सारी चीजों को समझाने के बाद मुझे एक बात बताओ कि ये जो डाइपोल है, इज इट इनसाइड अ यूनिफॉर्म फील्ड और इट इज इनसाइड अ नॉन यूनिफॉर्म फील्ड? सर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। सीधी सी बात, इट इज इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है, और ये वाली जो फील्ड है जो नॉन यूनिफॉर्म, वो किस ड्यू टू what is the cause of that non-uniform field? So this is that charge which is the cause for this non-uniform field, और इसको अपन लिख सकते हैं KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, ये R क्या है सर? यहाँ पर याद रखो, वेयर R इज एनी जनरल डिस्टेंस, वेयर, मैं लिख देता हूं, वेयर R इज एनी जनरल डिस्टेंस फ्रॉम Q। इस Q से किसी जनरल डिस्टेंस को हमने क्या कहा है? तो इस Q से किसी भी जनरल डिस्टेंस को हमने कहा है R। ठीक है, तो अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो हमने अभी पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू डीई बाई डी एक्स। यहाँ पर डिस्टेंस को मैंने आर माना है तो डीई बाई डी आर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? डाइपोल मोमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है, इट इज पी, और डी बाई डी आर। ई की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। पता नहीं लिखेंगे भी या नहीं सर? यहाँ तक कोई इशू है तो पूछिए। नो सर। नो सर। कोई भी, किसी को भी। दिव्यांशी, ए दिव्यांशी, एज यूजुअल। खैर, यहाँ देखिए, इसमें जो के क्यू वाला टर्म है, इज इट कांस्टेंट और वेरिएबल? सर कांस्टेंट।
कांस्टेंट, वेरी गुड। तो इसको बाहर कर दो आप, और सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका होगा, तो ओनली दिस टर्म विच इज r, जिसको मैंने जनरल डिस्टेंस कहा है। ये जनरल डिस्टेंस जिसको मैंने कहा है, बिकॉज ये यहाँ के लिए ये r की वैल्यू अलग है, यहाँ पर आओगे तो r की वैल्यू अलग, हर पॉइंट पे r की वैल्यू अलग, तो ये r वेरिएबल है। r को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा r टू द पावर -2। हो सकता है कि आप में से किसी को ये याद नहीं हो कि हाउ डू वी डिफरेंशिएट, तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं। तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका, फॉर्मूला बस याद दिला देता हूँ कि d/dr ऑफ r टू द पावर n अगर होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा nr टू द पावर n-1। दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट। तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे आप, फोर्स की वैल्यू आप लिखेंगे pkq माइनस ऑफ 2r टू द पावर -2 माइनस ऑफ 1। ठीक है, पावर चूंकि माइनस में है तो -2r टू द पावर -2, और आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कर देना है, -1 उसमें लगा देना है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 ऑफ pkq डिवाइडेड बाय r3। ठीक है, क्यों, ऊपर आएगा r टू द पावर -3, उसको आप डिनोमिनेटर में लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, तो दैट विल बिकम r3। ठीक है, यहां तक नोट करिए, तो यहां तक नोट करिए। क्या ये सबको समझ आ गया है जो ये अभी क्वेश्चन किया है आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो तुम कह रहे हो तो मैं Yes, मान sir. लेता हूँ, मगर फिर भी सारी आवाजें नहीं आ पाती हैं मुझ तक। कुछ लोग बिल्कुल ही मतलब माइक अनम्यूट नहीं करते हैं, ना ही वो मैसेज के थ्रू मुझे रिप्लाई करते हैं। चलिए इसको नोट करिए ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल सकें। नोट कर लीजिए तो बता दीजिएगा। Done, sir. ओके, अब देखो वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑफ डाइपोल। डाइपोल क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या है, डाइपोल मोमेंट निकालते कैसे हैं, उसकी किसी भी डाइपोल के डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी ड्राइव कर लिया, जिसमें एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और जनरल पॉइंट। अगर हम डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें तो टॉर्क लगता है, उस टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें तो उस पर एक नेट फोर्स लगेगा डाइपोल पर, एंड हाउ टू कैलकुलेट दैट नेट फोर्स वो भी बता दिया। तो ऑल ऑफ दिस वी हैव कंप्लीटेड रिलेटेड टू द डाइपोल। इसका मतलब ये डाइपोल वाला सेक्शन जो है हमारा, दैट इज ओवर। ठीक है, अब हम इसके एक नेक्स्ट छोटे से कॉन्सेप्ट पे आते हैं, उसके बाद फिर हमारा एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा which will be electric flux। तो अभी उससे पहले, लेकिन between dipole and this electric flux से स्टार्ट करने से पहले एक ब्रिजिंग टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लिखे टॉपिक का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्योर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। थ्योरेटिकल इन द सेंस कि इसमें कोई न्यूमेरिकल फॉर्मूला नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है, कोई ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको मैथमेटिकली सॉल्व करनी पड़े। तो इट इज कंप्लीट जी। Properties. हाँ, ऑफ कोर्स इट हैज प्रॉपर्टीज जो आपको समझना है, और वो भी प्योर थ्योरेटिकल चीजें हैं, उसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगानी। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि ये पूरी की पूरी जो अभी कहानी मैं सुनाऊंगा ये पूरी की पूरी थ्योरेटिकल है। ठीक है, इस कहानी में कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है। इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखना है। प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉपर्टीज का यूज हो सकता है। ठीक है, तो अब इससे पहले कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझना शुरू करें, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रियल कॉन्सेप्ट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स। कि आप कोई भी चार्ज रखेंगे तो उसके अराउंड एक रीजन होगा। किसी भी चार्ज को अगर आप प्लेस करोगे तो उसके अराउंड एक रीजन होगा, जिस रीजन में अगर आप दूसरे चार्ज को लाके रखोगे तो द सेकंड चार्ज विल एक्सपीरियंस आइदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इज अ रियल कॉन्सेप्ट एंड दैट एग्जिस्ट्स। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो इट इज प्योरली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। इट डजंट हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस। ये प्योरली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है बेटे।
इसका कोई रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये ऐसा कुछ नहीं है कि रियली आपको कोई फील्ड लाइंस मिलती हैं, ठीक है। इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट व्हिच वाज गिवन बाय फैराडे, ठीक है। ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो दिस हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय फैराडे, ठीक है। अब ये जो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये ऑल्दो इट इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, तो फिर सर जब ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है तो हम पढ़ते क्यों है इसको? तो बेटे एक बात याद रखिएगा कि ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होने के बावजूद हम पढ़ते हैं इसको बिकॉज, है ना, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं ऐसे समझता हूं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच वाज गिवन बाय फैराडे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा समझ लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स रे है। जैसे मान लीजिए कि आपकी हड्डी, आपकी नहीं, खैर किसी की भी हड्डी टूटती है तो उसको डॉक्टर एक्सरे करवाता है, आप लोगों ने देखा होगा, और उससे वो देखता है कि हड्डी कहाँ पर टूटी है, बिकॉज एक्सरे क्या करता है, वो हड्डी की उसको पिक्चर प्रोवाइड कर देता है कि वो कहाँ से टूटी है या कहाँ से नहीं टूटी है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैं ऐसा समझता हूँ कि इट इज एक्सरे ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पता चल जाएगा थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप अंदाजा लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, कहाँ पर वीक है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की है या इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है वहां पर। तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज बेसिकली द पिक्चर ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं आपसे कहूँ स्नैपशॉट या पिक्चर, तो वो क्या है? पिक्चर जो है, ये पिक्टोरियल व्यू, वो क्या है बेसिकली? तो दैट इज बेसिकली योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के आप कई सारी चीजें समझ सकते हो, बट उसको समझने के लिए आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि अगर ऐसी फील्ड लाइंस है तो इसका क्या मतलब है, या कैसी फील्ड लाइंस है तो उसका क्या मतलब है। तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज द प्रॉपर्टीज, पहली बात। दूसरी बात, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड हाउ डू वी डिफाइन इट, है ना, हाइपोथेटिकली भी हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो इस बात को समझिए। हमें एक बात मालूम है सर कि अगर हम कहीं पर भी एक चार्ज रख दें, लेट दैट चार्ज बी द सोर्स चार्ज, और इस चार्ज के पास मेरे बच्चों अगर मैं कोई दूसरा चार्ज ला के रख दूं, टेस्ट चार्ज, ये दूसरा चार्ज ला के रखूं टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज के पास हमने एक चार्ज ला के रखा विच इज अ टेस्ट चार्ज। तो हमें एक बात पता है कि सोर्स चार्ज फोर्स लगाएगा, किस पर फोर्स लगाएगा? तो ऑब्वियसली सोर्स चार्ज विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, एंड ड्यू टू दिस फोर्स, ये जो आपका टेस्ट चार्ज है, ये या तो रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा। तो इन आइदर ऑफ द कंडीशन, चाहे ये रिपेल हो या अट्रैक्ट हो, ये भागेगा, राइट। अगर ये रिपेल हो रहा है तब भी इट विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, एंड इफ इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड बाय द सोर्स चार्ज तो इट विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स द चार्ज। इज इट क्लियर? आपको एक बात मालूम है कि व्हेनेवर अ पार्टिकल मूव्स और अ बॉडी मूव्स, जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है या कोई बॉडी मूव करती है, तो आपको मालूम है कि इट ऑलवेज टेक सम पाथ अलोंग विच इट मूव्स। नहीं आई बात समझ? भाई अगर आप भी चलते हो तो किसी पाथ के अलोंग चलते हो ना, वो पाथ आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या वो पाथ आपका कर्व हो सकता है, तो कुछ भी आप करो, तो व्हेनेवर यू विल मूव यू विल टेक सम पाथ, राइट। तो सिमिलरली जब ये टेस्ट चार्ज ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भागेगा इनसाइड द फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज, तो इट विल ऑलवेज टेक सम पाथ अलोंग विच दिस टेस्ट चार्ज विल मूव, ठीक है। तो वो पाथ जिसके अलोंग एक टेस्ट चार्ज मूव करेगा, इफ इट इज फ्री टू डू और फ्री टू मूव, तो दैट पाथ इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या मतलब हुआ सर? सर मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नथिंग बट सिंपली द पाथ along which the test charge moves, or they basically tends to move if it is free to move in an electric field. Is it clear? Tell me yes or no. Yes, sir. Only Yes, Tisha has sir. understood. ठीक है, Yes, दो sir. बच्चा अभी भी, बाकी लोग अभी भी शांत। शिप्रा, कसक, जवेरिया नदीम, Yes, sir. डेफिनेशन क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। ये बेसिकली हम इसको डिफाइन करते हैं एज अ पाथ along which the test charge moves or tends to move if it is free to move, तो उस पाथ का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो बेसिकली आप क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस field lines are defined as
the path along which a test charge moves if it is free to do so is known as, या simply if it is free to do so, जैसे मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, ठीक है, वो पाथ जिसके अलोंग चार्जेस मूव करेंगे या कोई भी टेस्ट चार्ज मूव करेगा, अगर आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो जिस पाथ के अलोंग वो मूव करेगा, भागेगा, ठीक है, दैट विल बी सिंपली कंसीडर्ड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये तो सर सीधी सी डेफिनेशन है। आपस की बात के लिए याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली वो आपका इमेज है ऑफ दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इमेज मतलब पिक्चर है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है किसी भी रीजन में, दैट कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक तो मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या क्या प्रॉपर्टीज हमें बताई गई, कब कैसी फील्ड लाइंस होगी, तो उसके बारे में हम क्या समझेंगे, कैसी फील्ड लाइंस हो सकती है और कैसी नहीं हो सकती है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए कि पहली प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, एक बात तो ऑब्वियस है बेटा कि किसी भी रीजन में अगर मान लो कि एक कोई चार्ज हमने रखा है, सोच के देखो, तो इस चार्ज की फील्ड अगर है तो सर ये फील्ड पूरे रीजन में होगी। ऐसा नहीं है कि अगर ये सोर्स चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक होगी और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी और फिर अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट हो जाएगी। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। अगर किसी भी चार्ज की हम फील्ड लें तो मैं ये कह सकता हूं कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल ओरिजिनेट एट द चार्ज एंड दैट that terminates at a very large distance which can be considered as infinity। भाई किसी भी चार्ज की अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो कहां से ओरिजिनेट होती है, चार्ज से ओरिजिनेट होती है और कहां पे जाके खत्म होगी, तो मैं ये कह सकता हूं कि दैट टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी। ठीक है, चार्ज से ओरिजिनेट होकर इंफिनिटी तक जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में कहीं पर जीरो हो जाए फिर उसके बाद अचानक से आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा डिसअपियर होकर फिर अपीयर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक चार्ज या एक चार्ज अरेंजमेंट से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो ये नहीं कर सकती कि कहीं पर खत्म हो जाए और फिर उसके बाद अपीयर कर जाए। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म नहीं होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी खत्म नहीं होगी। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में है तो उसी को तो रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर बीच में डिसकंटिन्यू नहीं हो सकती तो उसी तरह से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। इट शुड ऑलवेज बी कंटिन्यूअस, मतलब वो ब्रेक नहीं आ सकता, उसमें बीच में खत्म हो गए फिर से अचानक आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इससे हम पहली प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं सर, वी कैन डिफाइन द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर continuous curves without any break। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस होती हैं, तो ये कॉन्टिन्यूअस कर्व्स होती हैं, इसमें कोई ब्रेक नहीं होता। अब व्हेन आई से दिस एज अ कर्व, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये कर्व बोला था आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही बनेगी, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। इफ इट इज अ लाइन, एज लॉन्ग एज इट्स अ लाइन, लाइन का मतलब लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है भाई, लाइन ऐसी कर्व जैसी भी हो सकती है। तो एज लॉन्ग एज इट इज अ लाइन इट कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस, इट शुड ऑलवेज बी कंटिन्यूअस, विदाउट बीच में कोई ब्रेक नहीं आ सकता। ये हमेशा ये क्या होगी, तो ये कंटिन्यूअस कर्व्स होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट, विदाउट एनी ब्रेक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है सर, तो दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लिया, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लिया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले लिया, ठीक है ये गलत हो गया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा भी ले लो, कर्व ले लो, स्ट्रेट लाइन ले लो, जैसी भी ले लो, तो उस पे कहीं पर भी अगर आप टेंजेंट ले लेंगे, यू ड्रॉ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन,
that tangent will give you the direction of field at that point. Did you understand what I am saying? अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात समझाता हूँ, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा। आप याद करिए, प्रोजेक्टाइल जब आप पढ़ते हैं तो प्रोजेक्टाइल में हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन, या प्रोजेक्टाइल छोड़ो, आप सर्कल याद करो, सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा सबने। सर्कुलर मोशन में मुझे एक बात बताओ, सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की, सॉरी, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे सेम होती है या अलग अलग होती है? टेल मी यस और नो। अलग अलग होती है। तो चेंज होती है। अलग अलग होती है, चेंज होती है। बहुत बढ़िया सर, चेंज होती है। डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज होती है ना, वेदर इट बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म, डजंट मैटर, डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज होती है। और किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। When we draw tangent to a point, it represents the velocity at that point. तो हम कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। बट अगर इंस्टेड ऑफ दिस, इफ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर मान लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन हो, तो स्ट्रेट लाइन पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ भी करेंगे बच्चे, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ भी करेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तब भी इधर ही होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तब भी इधर ही होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तब भी इधर ही होगा। तो मैं कह सकता हूं कि सर्कल पे वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, बट स्ट्रेट लाइन पे वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम है। बट यस, टेंजेंट की प्रॉपर्टी अभी भी वही रही कि टेंजेंट ही आपको क्या बता रहा है, टेंजेंट इज गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वो टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो आप कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटे स्ट्रेट बन जाए, अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम स्ट्रेट ले लें, स्ट्रेट, तो स्ट्रेट फील्ड लाइंस पे आप कहीं पर भी टेंजेंट ले लीजिए, स्ट्रेट फील्ड लाइंस पे आप कहीं पर भी टेंजेंट ले लीजिए, यू ड्रॉ टेंजेंट टू एनी पॉइंट ऑन द फील्ड लाइंस। ठीक है, आप कहीं पर भी टेंजेंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, तो ये हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या शो करेगा? सेम शो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहेगा कि सेम है। बट अगर कर्व ले लीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर पॉइंट पे डिफरेंट होगी। तो प्रॉपर्टी क्या हुई? प्रॉपर्टी ये हुई कि आइदर यू हैव अ कर्व फील्ड लाइन और अ स्ट्रेट फील्ड लाइन। In both the cases, if you take the tangent to any point on the field line, that will give you the direction of field at that point. ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब है कि ऐसी फील्ड हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर सेम है। अगर हम कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि हम ऐसी फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे आप? प्रॉपर्टी में लिखेंगे टेंजेंट at any point on the electric field line gives direction of field at that point. ठीक है सर, ये दोनों प्रॉपर्टीज आप लिखें। इसमें इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। ये दोनों प्रॉपर्टी लिखें, उसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए, और नहीं है तो मुझे बताइए ताकि मैं आगे की प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन कर सकूं। डन सर। ठीक है, मूविंग ऑन। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। अब इसमें ना आपको 12th के एग्जाम में, अब इसमें ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे? मैं पहले आपको ये प्रॉपर्टी बताऊं, उसके बाद बताऊंगा कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो फील्ड लाइंस, चाहे वो जैसी भी हो, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट एट ईच अदर। मतलब ये दो फील्ड लाइंस आपस में कभी भी अपने आप को, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, कट नहीं कर सकती कहीं पर। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या हो गई? नो टू फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती किसी भी पॉइंट पर।
चाहे वो फील्ड लाइंस आप जैसी भी ड्रॉ करें, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट। अब क्यों ऐसा, क्यों ऐसी प्रॉपर्टी दी गई? तो आप ये कह सकते हैं ये प्रॉपर्टी इसलिए दी गई है सर, क्योंकि अगर ये मान लीजिए ये पॉइंट है जहां पर इंटरसेक्शन हुआ, तो बिकॉज वी आर हैविंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट दैट पॉइंट, ये दो फील्ड लाइंस है, तो इस पॉइंट पे हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टेंजेंट तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं ये ऐसे, विच विल बी ऑफ फॉर दिस फील्ड लाइन, और दूसरा टेंजेंट जो हम ड्रॉ करेंगे वो ऊपर वाली फील्ड लाइन के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करें इस पॉइंट पे तो ऐसे आएगा। मतलब एक पॉइंट पे आपको कितने टेंजेंट दिखाई दे रहे हैं? दो। और मैंने आपसे बोला है कि टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन फील्ड की हो ही नहीं सकती सर, चाहे वो कोई सा भी चार्ज हो या कोई सा भी चार्ज सिस्टम हो, एक चार्ज हो या 10 चार्ज हो, क्यों ना हो, किसी भी गिवन पॉइंट पे देयर कैन बी ओनली वन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दैट कैन नॉट बी मोर देन वन फील्ड। ठीक है? तो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन होगा तो देयर विल बी मोर देन वन टेंजेंट, और अगर एक से ज्यादा टेंजेंट हो तो दैट विल रिप्रेजेंट मोर देन वन डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट द सेम पॉइंट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गई बात? तब इसमें आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल कैसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जाएगा why the two field lines cannot intersect each other। 12वीं कक्षा में पूछा जाएगा कि why two field lines cannot intersect each other। yes Kasak, are you trying to say something? No, sir. okay, you raised your hand। anyways, तो इसका रीजन क्या लिखोगे आप? ये ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तो आप लिखेंगे at point of intersection, at point of intersection, अगर आप मान लीजिए कि अगर इंटरसेक्ट करते ही है तो at point of intersection टू टेंजेंट्स, या इसको दो के लिए तो टू टेंजेंट अगर दो ही इंटरसेक्ट नहीं कर सकता तो तीन भी नहीं कर सकता, चार भी नहीं कर सकता अनडाउटेडली। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ये कह सकते हैं टू टेंजेंट्स विल रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट द सेम पॉइंट। फील्ड एट द सेम पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, आगे बढ़े। सर नोट करते रहिए और प्लीज कोई भी इशू हो तो पूछिए। मास्टर बिल्कुल घर का है, कोरोना काल खत्म होने के बाद घर आएगा, पिज्जा लेके आएगा, डोंट वरी। ये नो नोट कर लिया डाउट सबने? सर। अच्छा, तो पॉइंट नंबर फोर्थ, अब देखो पॉइंट नंबर फोर्थ मतलब प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ। अच्छा, ये प्रॉपर्टी को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा ना, हर चीज के पीछे लॉजिक है, ऑल्दो इट इज प्रॉपर्टी बट यहाँ पर इनके लॉजिक है, बिकॉज ये प्रॉपर्टी हमने खुद से बनाई है, तो इसीलिए दैट इज वाई इट हैज लॉजिक। जो बच्चा मुझसे पहले दिन से पढ़ रहा है उसमें मैंने बोला होगा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो मैंने वहां पर बोला होगा आपसे कि जहां पर हमें कोई लॉजिक नहीं समझ में आती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम वहां पर उसको प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं। तो किसी बच्चे के मन में ऐसा भी आ सकता है, वैसे तो तुम्हें याद नहीं रहती पुरानी बातें, बट किसी बच्चे के मन में ऐसा आ सकता है कि सर आपने तो कहा था लॉजिक नहीं होती है प्रॉपर्टीज में। तो पहली बात तो ये है कि भाई मैंने ये कहा था कि जनरली, मैंने ये नहीं कहा था हर जगह पे। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाइपोथेटिकल लाइंस हैं जो हमने खुद से अज्यूम करा है। तो ये जो हम प्रॉपर्टीज बता रहे हैं वो हमने जो समझा है उसको, या जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फील्ड को, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉपर्टीज बनाई है। तो यहाँ पर तो प्रॉपर्टीज की लॉजिक होगी बिकॉज वो हमने बनाई है। चार्ज को हमने खुद से नहीं बनाया, या चार्ज दो चार्ज रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा वो हमने खुद से नहीं करा है, वो तो जो ऑब्जर्व होता है वो हमने बताया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हर प्रॉपर्टी का अपना एक लॉजिक है। तो यहाँ पर एक, बिफोर आई टेल यू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाहता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद फिर मैं फर्दर उस प्रॉपर्टी पे आऊंगा। तो अभी लिखना नहीं है, ये वाला जो अभी कर रहा हूँ उसको लिखना नहीं है, सिंपली आपको कॉन्सेप्ट समझना है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, तो आप देखिए सर, ये एक हो गया, इसमें एक दूसरा फिर से हम फील्ड लेंगे।
ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब ये क्यों बनाया मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक चार्ज रखो, यहाँ पर एक चार्ज रखो, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक चार्ज रखेंगे तो इस चार्ज से फील्ड लाइंस निकलेगी। मान लीजिए कि इस चार्ज से जो फील्ड लाइंस निकल रही है वो ऐसे निकल रही है। मान क्या लीजिए पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस ऐसे ही निकलती है ना बेटा, ये आगे हम ड्रॉ भी करेंगे, अभी आप ड्रॉ मत करिएगा इसको। ये ऐसे फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होता है, आप लोग ये जानते हो, ऐसे निकल रही है। मैं आपको कहता हूं कि ये मान लीजिए ये रीजन 1 है और ये रीजन 2 है। मुझे एक बात बताओ, रीजन 1 और रीजन 2 ये दोनों ही मैंने चार्ज के अराउंड ड्रॉ किए हैं, और चार्ज कहां लिया है मैंने, तो चार्ज यहां पर लिया है। एंड आई हैव ड्रॉन बोथ द रीजन्स अराउंड द सेम चार्ज। मैंने दोनों रीजन कहां पे ड्रॉ किए हैं, सेम चार्ज के अराउंड मैंने ड्रॉ किए हैं। मैंने दोनों रीजन सेम चार्ज के अराउंड ड्रॉ किए हैं। मुझे एक बात समझाओ, मुझे एक बात एक्सप्लेन करो सारे के सारे। इन दोनों रीजन को जो मैंने चार्ज के अराउंड ही ड्रॉ किया है, क्या इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन सेम है? मतलब ये जो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच का सेपरेशन रीजन 1 में और रीजन 2 में क्या सेम है? नो सर। नो सर। बेटा इतना तो सबको दिख रहा होगा ना। इंसिया तो आज चुप क्यों है? इंसिया, यस सर। क्या हो गया, तबीयत खराब है तुम्हारी? नहीं नहीं सर, ठीक है। तो फिर क्यों चुपचाप है आप? किसी ने कुछ बोल दिया? नहीं सर, कुछ नहीं बोला। अच्छा तब ठीक है। और बाकी कोई मसला हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। टीशा, यस सर। आप क्यों चुप हैं? तबीयत सर ठीक नहीं नहीं लग हूँ। रही? नहीं, मैं ठीक हूँ। अब ठीक है आप? हाँ जी। पूरा परिवार ठीक है आपका? हाँ जी, सब ठीक। ठीक है, चलिए अच्छी बात। चलिए, जो मैं आपको ये समझा रहा था, दिव्यांशी तो मतलब इस बच्ची से मैं पर्सनली मिलूंगा कभी जीवन में। ये इसके साथ ऐसा क्यों है कि ये पता नहीं कनेक्ट करके सो जाती है या क्या करती है। खैर, तो मैं आपको ये बता रहा था रीजन 1 और रीजन 2, इन दोनों रीजन में अगर आप देखें तो दोनों से वही फील्ड लाइंस निकल रही होगी, सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही हैं भाई। जितना चार्ज से निकलेगी वही रीजन 1 से भी पास होगी और वही रीजन 2 से भी वही फील्ड लाइंस पास होगी। बट द प्रॉब्लम, द डिफरेंस इज कि रीजन 1 में जो आपके दो फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन है, अगर मैं उसको ऑब्जर्व करूं तो ये है, और रीजन 2 में जो सेपरेशन है वो ये है। अब मुझे एक बात बताओ, तुम लोग बहुत प्यारे बच्चे हो, मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज कहां पर ज्यादा होगा, मतलब वेयर इट विल बी स्ट्रॉन्ग, एट 1 और सर एट 2? रीजन 1 में। रीजन 1 में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज, जिसको नहीं समझ में आया मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्योंकि अ वो चार्ज इज रेडियस के kq by r इनवर्सली स्क्वायर। प्रोपोर्शनल। यस सर। यस, डिस्टेंस आप घटाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो रीजन 1 में डिस्टेंस कम है, चार्ज से ये डिस्टेंस कम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और रीजन 2 में डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो सर, जितना हम चार्ज के करीब हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी स्ट्रांग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन उतना कम है। जितना हम चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी वीक होती जाएगी और सेपरेशन बिटवीन द फील्ड लाइंस इंक्रीज होता जाएगा। यही तो हो रहा है। अगर आप चार्ज से दूर जाते जाओ, ये मान लो चार्ज है और ये दो फील्ड लाइन है, इससे दूर जाते जाओ, जितना दूर जाओगे फील्ड उतनी कमजोर होगी, मतलब उतना फील्ड की स्ट्रेंथ घटेगी और उतना सेपरेशन आपको दिखाई देगा कि उतना सेपरेशन आपका बढ़ता जाएगा। इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई सर, अगर आप अगर आपकी फील्ड कहीं पर स्ट्रांग है तो फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन कम, और अगर कहीं पर फील्ड कमजोर है, वीक है, तो फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन ज्यादा। इज इट क्लियर? यस सर। यही हमारी यस सर। प्रॉपर्टी है सर, जो मैंने एक्सप्लेन किया ना, यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या है तो कहते हैं, इसको दो तरीके से लिखते हैं, मैं दोनों तरीका लिखने का आपको बता देता हूं। पहला तरीका जो अभी मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग अगर मैं लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि लेस इज द सेपरेशन बिटवीन फील्ड लाइंस, स्ट्रॉन्गर will be the field and more is separation between the field lines
in a region weaker will be the field। एक तरीका तो इस बात को लिखने का ही है, पहले ये लिख लो। तो मैं एक और तरीका बताता हूँ, कुछ किताब में उसको स्टाइल से भी लिखा जाता है थोड़ा सा, तो मैं कुछ और भी बता दूंगा उसका दूसरा तरीका लिखने का, बट ये पहले नोट कर लें। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई हैव गिवन यू द एक्सप्लेनेशन फर्स्ट एंड देन आई हैव रिटन दिस प्रॉपर्टी। तो ये आपको सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इज दिस हैपनिंग हियर। इसको नोट कर लें जल्दी से, तो मैं आपको दूसरा तरीका इसी बात को लिखने का दूसरा तरीका समझाता हूँ। डन सर। वेरी गुड। तो इसको दूसरा तरीका समझते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं। मुझे एक बात बताइए कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये फील्ड लाइंस है सर, ये फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस है ऐसे, तो आपको एक बात मालूम है कि जहां पर सेपरेशन फील्ड लाइंस की कम होगी वहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर मानी जाएगी, और जहां पर सेपरेशन ज्यादा होगी वहां पर फील्ड वीक मानी जाएगी। अब आप इमेजिन करो कि यहाँ पर हमने कोई एक सरफेस ड्रॉ कर दिया यहाँ पर भी, और यहाँ पर एक सरफेस ड्रॉ किया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों रीजन में ये जो सरफेसेस हमने ड्रॉ किए हैं, ये दोनों सरफेसेस, यू कैन सी दो सरफेसेस 1 and 2, इन दोनों सरफेसेस में द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज सेम और नॉट, यस Yes, sir. सेम। Yes, है ना। Yes, बट sir. अगर आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ 1 इज लेस देन दैट ऑफ एरिया ऑफ 2, ठीक है। एरिया जो 1 की है वो एरिया 2 से कम है, और एरिया 1 में भी उतनी फील्ड लाइंस पास हो रही है जितनी एरिया 2 में फील्ड लाइंस पास हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग एक टर्म ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का क्या मतलब, एक टर्म ऐसे ही हम डिफाइन कर रहे हैं कि नंबर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब ये है कि अगर मैं कोई रीजन ले लूं, कोई भी रीजन, तो नंबर डेंसिटी का मतलब होगा कि उसमें से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहे हैं उस रीजन से, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डिवाइडेड बाय क्या कर लो, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ दैट रीजन, ठीक है। एरिया क्लियर हो गई बात। तो मुझे एक बात बताइए कि कहां पर नंबर डेंसिटी ज्यादा है। अगर मैं एक टर्म डिफाइन करूं ऐसे नंबर डेंसिटी का, तो नंबर डेंसिटी मुझे बताइए कहां पर ज्यादा है, 1 पे या 2 पे। 1 पे। सो 1 पे। 1 पे ऑब्वियसली, ऑल्दो दोनों से फील्ड लाइंस के नंबर सेम है, बट इसकी एरिया कम है, तो इसमें डेंसिटी ज्यादा होगी। एरिया घटाओ डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में। तो मैं ये कह सकता हूं कि लाइंस डेंसिटी इन रीजन 1 is greater than field lines density in obviously कहाँ, तो in region 2। ये field lines density region 2 में ज्यादा है, मतलब उससे ज्यादा है field lines density in region 1। तो दूसरा तरीका इसी बात को लिखने का डेंसिटी के टर्म्स में है कि more is field lines density in a region, more is field lines density in a region, more will be the strength of field at that region and vice versa, ठीक है। जितनी फील्ड लाइंस डेंसिटी होगी किसी रीजन में, उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ होगी फील्ड की उस रीजन में, एंड वाइस वर्सा। ये वही प्रॉपर्टी लिखा है बेटा, बस उसको हमने फील्ड लाइंस की डेंसिटी के टर्म्स में लिखा। जल्दी जल्दी नोट करिए। we're done. चलो भाई, अब चलिए आफ्टर द डिस्कशन ऑन ऑल दीज पॉइंट्स,
Now we are going to draw the field lines for different charge और charge system या arrangement of charge. ठीक है, तो आप देखिए उसमें कैसे कैसे हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक दो प्रॉपर्टीज हम कंडक्टर से रिलेटेड करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट इज जस्ट वी विल बी ड्राइंग द फील्ड लाइन, जिसमें से आप जानते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज हो आपका, तो इफ यू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, तो फॉर अ पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइंस वुड बी ड्रॉन लाइक दिस। ठीक है, फील्ड लाइंस हम पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसे ड्रॉ करते हैं, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज के अराउंड अगर कहीं पर भी आप टेस्ट चार्ज ला के रखेंगे तो इट विल बी रिपेल्ड, एंड ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन इट विल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो ये ऐसे हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे किसके लिए, तो वी विल ड्रॉ दिस फील्ड लाइंस फॉर द पॉजिटिव चार्ज। यस, कब, अगर चार्ज पॉजिटिव हो तब, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ऐसे हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस पॉजिटिव चार्ज के केस में हम कह सकते हैं कि फील्ड लाइंस originates at charge and terminates at infinity। मतलब फील्ड लाइंस हम कहां से स्टार्ट करेंगे, चार्ज से, और कहां तक जाएगा ये इन्फिनिटी। तो ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी तक आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब ये कहने का मतलब है कि ये कहां तक जाएगा, इसका कहां खत्म होगा, ये इन्फिनिटी पर। सिमिलरली अगर चार्ज नेगेटिव है, इफ द चार्ज इज नेगेटिव, तो जस्ट एरो विल गेट रिवर्स्ड। अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो यही फील्ड लाइंस आपकी क्या होगी, ये जो एरो जो बाहर की तरफ था वो एरो अंदर की तरफ आएगा, बिकॉज दिस टाइम इफ विल प्लेस द टेस्ट चार्ज एट एनी पॉइंट, तो वो टेस्ट चार्ज विल बी अट्रैक्टेड। तो वो टेस्ट चार्ज क्या होगा, वो टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होगा। तो अगर अब इस बारी आप टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो अट्रैक्ट होगा। ठीक है, सीधी सी बात है, ये टेस्ट चार्ज अट्रैक्ट होगा इस तरह से, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, इस तरह से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो सारे एरो इसकी तरफ। यहां पर आप ये कह सकते हो प्रॉपर्टी के फील्ड लाइंस originates at infinity and terminates at charge। ओरिजिनेट करेगा इन्फिनिटी पर और खत्म कहां होगा, टर्मिनेट करेगा चार्ज पर। दोनों लिखिए जल्दी से, तो फिर नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। Done, sir. वेरी गुड। अब देखिए नेक्स्ट इज, अगर मान लो कि एक चार्ज हो पॉजिटिव और एक चार्ज हो निगेटिव, अब इन बिटवीन अगर हम किसी भी टेस्ट चार्ज को लाके रख दें, बिकॉज टेस्ट चार्ज हम जानते हैं कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो अगर हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज लाके रख दें तो क्या होगा सर, इस टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज अगर आप रखोगे तो इट विल बी रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज। तो अगर आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो पॉजिटिव से दूर भागेगा, नेगेटिव के पास जाएगा, तो ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेगी, इस तरह से, ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, इस तरह से, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास, पॉजिटिव से दूर नेगेटिव के पास। और अगर आप फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कर रहे हो तो देखो आप एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि आप जितना चार्ज के पास आते हो उतना फील्ड लाइंस के बीच का सेपरेशन कम हो जाता है, और जितना आप चार्ज से दूर जाते हो तो फील्ड लाइंस का सेपरेशन बढ़ जाता है। उसका रीजन बहुत क्लियर है, जो आप लोगों को पता है कि अगर हम चार्ज के पास हैं, तो चार्ज के पास हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज विल बी मिनिमम एट द चार्ज इटसेल्फ। तो डिस्टेंस यहाँ पर मिनिमम है, डिस्टेंस अगर हमारी मिनिमम है, तो डिस्टेंस अगर मिनिमम होगी तो क्या होगा, तो डिस्टेंस हमारी कम होगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो इसलिए फील्ड लाइंस करीब करीब होंगे। डिस्टेंस बढ़ेगा तो सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन बढ़ेगा क्योंकि फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और इस तरह से हम फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है सर, दिस इज हाउ द फील्ड लाइंस विल बी ड्रॉन। अब इसमें दूसरी बात सर, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मैं इसमें एक प्रॉपर्टी यहां से हमें समझ में आती है कि फील्ड लाइंस, एक और प्रॉपर्टी हमें यहां से समझ में आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कह लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस cannot form closed loops। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स नहीं बना सकती सर।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। समझ में आई बात? अब क्लोज लूप का क्या मतलब, ये आखिरी बात जल्दी से आज के लिए समझ लो। क्लोज लूप का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी क्लोज लूप आप बना रहे हो ना, तो क्लोज लूप शुड हैव द सेम डायरेक्शन। मतलब या तो पूरा क्लॉकवाइज, तब हम उसको क्लोज लूप कहेंगे, या पूरा एंटी क्लॉकवाइज, तब हम उसको क्लोज लूप कहेंगे। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? अब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैटर्न को देखो, क्या ये क्लोज लूप है? क्या ऊपर से नीचे तक पूरा क्लॉकवाइज या ऊपर से नीचे तक पूरा एंटी क्लॉकवाइज है? टेल मी यस और नो। No, sir. अगर आप No, इलेक्ट्रिक sir. फील्ड लाइंस यहाँ पर No, देखो, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर अगर ऐसे है तो नीचे ऐसे, सॉरी, ऊपर अगर ऐसे तो नीचे भी ऐसे ही है। तो ऊपर अगर आप इसको ऐसे जाओगे तो क्लॉकवाइज, नीचे अगर ऐसे जाओगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऊपर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो इट इज नॉट फॉर्मिंग अ क्लोज लूप। इसका मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बना सकती। और क्वेश्चन ये है कि भाई क्यों नहीं बना सकती, तो उसका रीजन भी बहुत ऑब्वियस है। इसलिए नहीं बना सकती, इट कैन नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स, द रीजन बीइंग कि अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, ऊपर हम बना दें ऐसे और नीचे हम दिखा दें इस फील्ड लाइंस को, इस फील्ड लाइंस को हम दिखा दें ऐसे, तो इसका मतलब होगा कि टेस्ट चार्ज निगेटिव से रिपेल हो रहा है और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपको मालूम है कि टेस्ट चार्ज हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, which will always be repelled from the positive charge and it will always be attracted by the negative charge। चाहे आप ऊपर रखें टेस्ट चार्ज को तब भी यही होगा, चाहे आप नीचे रखें तब भी यही होगा। इसीलिए फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे खत्म होगी, अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव है तो। और अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पे खत्म होगी। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है आज। Yes, sir. जाते जाते एक बार Yes, हाँ ना sir. बोल दो सारे के सारे। आमना Yes, अब्बास, sir. Yes, अनुष्का, sir. कसक, Yes, sir. इंसिया, साधना से कोई दूसरा सर बच्चा, मैं टीशा। दूसरी क्लास के लिए आया हूँ। हाँ हाँ कोई नहीं, टीशा जी चलिए Yes, सर। sir. तो Clear है. ओके, तो आज यहीं तक, रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे। ओके, बाय बाय। Thank you, sir. Bye,